मेहंदी अभी लाल ही थी। भाग 2। डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयाँ से मेरे बेटे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। उल्टा वो अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने का प्लान बना रहा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी दवाइयाँ से मेरे बेटे को एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देखिए माँ जी, आपका बेटा दिमागी मरीज है। उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने पर ही मैं आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मेरी जेठानी की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी, या कोई और बात जुड़ी है। इन सब में मेरी सास ने तो यही बताया कि उनका दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उनको यह सब पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन हर रात सपने में यूं ही मेरी जेठानी की आकर रोना कि मुझे इंसाफ दिला दो, यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैंने अब अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाश ली, जिसमें मेरी जेठानी की मौत का कारण बताया गया था। लेकिन कमरे में ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मेरी सास ने बताया कि उनको अचानक से ही सीने में दर्द हुआ और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। जब नज़दीक अस्पताल लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण बच न पाई। अभी तक इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि विपिन की मौत ने पूरे परिवार को एक और झटका दे दिया था। विपिन के सदमे से बाहर निकलना तो सबके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन समय हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद भी जब मेरी हालात में ज़्यादा सुधार नहीं आया, तब मेरी सास ने मयंक से मेरी शादी करवा दी, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। लेकिन मयंक का रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते, लेकिन रात होते ही वो जेठानी का फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चले जाते थे और रात भर उनकी फ़ोटो से बात किया करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी
तक यह मौका नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और मुझे नींद भी आ गई। रात को मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने अपने सपनों में देखा कि अंधेरी कमरे में मेरी जेठानी की सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन मैं उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं पा रही थी। मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। वो बार बार इतना ही बोली जा रही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आँख खुल गई और मैं अपने चारों ओर नज़र घुमाई तो कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। उठने के बाद भी मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी जेठानी की बात नहीं गूंज रही थी, मेरी सांस से तेज हो गई थी और मेरी पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सुबह होते ही मैं मयंक के जाने का इंतज़ार करने लगी और मयंक के जाते ही मैं उस कमरे में जा पहुंची जहां मयंक हर रात बिताया करते थे, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या था जो मयंक हर रात मेरी जेठानी की तस्वीर लेकर उस कमरे में बंद हो जाते थे। कमरे के अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। मैं अलमारी खोली तो देखा कि दवा की कुछ खाली रेपर पड़े थे। पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। फिर मैंने सोचा कुछ शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने वो रेपर पर वहीं रख दिया। अभी अलमारी बंद कर रही थी कि एक छोटा सा बैग मेरे पैरों में आ गिरा। मैंने उस बैग को खोलकर देखा तो वो नशीली दवाओं से भरा हुआ था। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो मयंक बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी कुछ समझ में आ गया, लेकिन मैं नज़र अंदाज कर दिया, क्योंकि अगर मयंक ड्रग्स ले रहे हैं तो अब उनकी पत्नी होने का नाते यह मेरा फ़र्ज था कि मैं उनको ऐसा करने से रोक दूं। लेकिन ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी, ये सोचते हुए मैं उन कमरे से बाहर आ गई। मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता
उसके पेट से होकर जाता है। इसलिए इस बात को फॉलो करते हुए मयंक की फेवरेट डिश बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। मैं आज खाने इस सारी चीज़ें मयंक के पसंद की बनाई थी। पनीर टिक्का, लच्छा पराठा, मूंग का दाल का हलवा और भी बहुत कुछ बनाया था जो मयंक के पसंद था। खाना बनाने के बाद मैं सारे डिश को अच्छे से टेबल पर सजा दिया। मयंक को आज का खाना बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने दबाकर खाना खाया और मेरी तारीफ भी की। आज मयंक के मुँह से तारीफ के शब्द सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा खाना बनाने के बदले में मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए ये सवाल किया था। लेकिन मेरी सास के सामने मैं क्या जवाब देती, इसलिए मैं चुप रही थी। मैं मयंक के नशा करवाने वाली बात बहुत परेशान कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि हकीकत क्या पता कैसे लाऊं। फिर एक दिन मैं हिम्मत करके अपनी सास से पूछ लिया कि क्या मयंक नशा करते हैं। तब वो कहने लगी कि मयंक को पहले ऐसे कोई आदत नहीं थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और तब से ही अपना दुख भुलाने के लिए वो नशा करने लगा है। मैं तो उसे समझाकर थक चुकी हूँ, लेकिन अब तुम उसकी पत्नी हो, तुम भी कोशिश करो, हो सकता है वो ठीक हो जाए। मेरी सास की बातें सुनकर मैं उनके सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली आई। आज रातों को जैसे ही मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, तो फिर से मुझे मेरी जेठानी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी, लेकिन कैसा इंसाफ। अपने सपनों में मैं उनको इसी तरह तड़पते देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि मेरी जेठानी की मौत दिल के दौरे से हुई थी या कोई और बात जुड़ी है। इन सब में मेरी सास ने तो यही बताया कि उनका दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उनको यह सब पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन हर रात सपनों में यूं ही मेरी जेठानी की आकर रोना कि मुझे इंसाफ दिला दो, यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैं अब अस्पताल की
उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें मेरी जेठानी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। अगले दिन मयंक के काम पर जाते ही मैं सफाई के बहाने उस रूम को भी छान मारा जहां मयंक रात बिताया करते थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाएगा, और ऐसे ही हुआ। सास के कमरे में ही मुझे वह रिपोर्ट मिली जिसमें मेरी जेठानी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। रिपोर्ट पढ़ने पर मेरे मन को तसल्ली हुई और खुद पर थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन मयंक अभी कोई बदलाव नहीं आया और उनको वो तस्वीर से बातें करने वाला सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात मैं देखा कि जब मयंक दूसरे कमरे में जा रहे थे तब उनके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम को तो मैं पहचान गई थी, वो मेरी जेठानी की तस्वीर वाली फ्रेम थी, लेकिन दूसरा फ्रेम शायद नया बनाया गया हो, वो ऐसा लग रहा था। अब उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी, ये एक और राज जुड़ गया था। मैं इस गुत्थी को जितनी सुलझाना की कोशिश कर रही थी वो उतनी ही उलझती जा रही थी। अब इस दूसरी फ्रेम का राज जानने के लिए अगली रात जानबूझकर मैं अपनी आँखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। आज रात मैं किसी भी तरह सारे रहस्यों से पर्दा हटाना चाहती थी, जिस वजह से मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि हमेशा की तरह मयंक कमरे में आए और हाथ में जेठानी की तस्वीर लिए कुछ देर तक रुककर मुझे देखते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं वाकई में सो रही हूँ, उसके बाद वो बाहर निकल गए। मैं हल्के से आँखें खोलकर देखा तो वो दूसरे कमरे में जा रहे थे और जैसे ही दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसलिए कमरे को लॉक किए बिना ही दूसरे कमरे में बैठ गए थे। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उस कमरे के सामने आ गई और जैसे ही मैंने धीरे से दरवाज़ा की कुंडी घुमाई, दरवाज़ा खुल गया। मैं कमरे में झांका तो मयंक आज भी मेरी जेठानी की तस्वीर से
कुछ बातें कर रहे थे और आज मयंक की बातें मुझे सुनाई दे रही थी। वो फ़ोटो से बात करते हुए कह रहे थे, प्यारी माधुरी, मुझे पता है कि तुम उस दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो। इतना कहकर मयंक ने अपनी गोद से वो दूसरी फ्रेम उठाई और मेरी जेठानी की फ्रेम के साथ लगा दिया। मैं वो दूसरी तस्वीर तो नहीं देख पाई, लेकिन मयंक के मुंह से निकले ऐसे शब्द सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और मैं इतनी गहरी सांस ली मानो जैसे मैं मीलों चल चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार मेरे कानों में मयंक के शब्द सुनाई दे रहे थे। मैं सोच में पड़ गई, क्या मयंक आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे? क्या वो अपनी पहली पत्नी के बारे में जानना चाहते थे? हो सकता है कि जेठानी के साथ दूसरी तस्वीर उन्हीं की हो। मुझे मयंक को ये सब करने से रोकना था, लेकिन कैसे? बहुत देर तक सोचती सोचते मेरे आंखें लग गई। तभी फिर से जेठानी की दर्द भरी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी और हर बार की तरह वो आज भी इंसाफ मांग रही थी। मैं सपनों में उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और मेरी बात सुनकर उनको थोड़ा सा सुकून मिला। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि मैं खुद ही उनकी रिपोर्ट देखी थी, जिसमें उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। तो फिर भी मेरी जेठानी मेरे सपनों में आकर कौन सा इंसाफ चाहती थी। लेकिन अब तो उनसे वादा भी किया था, तो मुझे अपना वादा भी निभाना था। पर मैं यह समझ में नहीं पा रही थी कि ये सब मैं कैसे करूँगी। कितना कुछ सोचते हुए कब मेरी आँख लग गई और रात कब बीत गई पता नहीं चला। सुबह खुलते ही फ्रेश होने के लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वो दवाइयों वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग मयंक ने ही निकाला था। अब तो मैं ठान लिया कि मुझे मयंक को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा और उनको मरने से बचाना होगा। इसलिए सबसे पहले मयंक को उनकी पहली पत्नी की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। आज उठने में देर हो गई थी और जब मैं फ्रेश होकर बाहर पहुंची, मेरी सास ने
नाश्ता बनाकर टेबल पर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि तभी मेरी सास मुझे कहा, बेटा सुकन्या, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, उनसे पूछकर कोई दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास की बताई हुई नंबर को मैंने अपने फ़ोन से डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया, लेकिन पता नहीं कैसे फ़ोन देखते वक्त गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। मेरी सास बात करते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी यह सोचकर अपने कमरे में आ गई कि जब मम्मी जी की बात ख़त्म होगी तो खुद मुझे फ़ोन दे देगी। काफ़ी देर बाद मम्मी जी मेरा फ़ोन लेकर आई, मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं मयंक के बारे में सोचने लगी कि वो अपनी पहली पत्नी से कितना प्यार करते थे, जो उनकी यादों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। और अब वो तो खुद उनके पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी आत्महत्या करना चाहते हैं। ये सोचकर मैं कांप उठी थी। मेरा पूरा दिन इसी सोचना विचार में निकल गया कि कैसे मयंक के दिल से जेठानी की यादों को निकालूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचती सोचती शाम हो गई। शाम को मयंक जब ऑफिस से घर आए तो आज उनके हाथ में एक आइसक्रीम का डिब्बा था। मयंक कमरे में बोले, सुकन्या, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैंने भी खुश होते हुए कहा, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये सुनते ही मयंक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे मैं समझ न सकी। मयंक नहीं, आइसक्रीम का डिब्बा मेरे तरफ बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने मयंक को आवाज़ दी, मयंक, आइसक्रीम का डिब्बा मुझे देकर बाहर चले गए। जाते जाते कहते गए कि जल्दी से खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। मैं जब डिब्बा खोला तो आइसक्रीम थोड़ा पिघल चुकी थी, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया और तब तक मोबाइल में अपनी पसंद की गाना सुनने के लिए अपना फ़ोन उठाया। पहला गाना ख़त्म होते ही दूसरे गाने की बजाय वो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, जो गलती से मेरा हाथ लगने से
रिकॉर्डिंग हो गई थी, जिसमें मैं सास डॉक्टर के साथ बहुत देर तक बात कर रही थी। मेरी सास ने तो मुझे बताया था कि उनके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें डॉक्टर से सिर्फ दवाइयाँ पूछनी थी। लेकिन रिकॉर्डिंग की बात सुनकर तो मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर किसी ने जोर से वार किया हो और मैं अभी यहीं गिर जाऊंगी। अपनी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खो चुकी थी, क्योंकि मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयाँ से मेरे बेटे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। उल्टा वो अपनी पहली पत्नी को मारने के बारे में अब अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने का प्लान बना रहा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी दवाइयाँ से मेरे बेटे को एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देखिए माँ जी, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने पर ही मैं आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैं आपकी और आपके बेटे की सच्चाई पुलिस में जाकर बता दी तो दोनों माँ बेटे जिंदगी भर जेल का हवा खाते रहोगे। आप चाहो तो कल आ सकती हैं मेरे यहाँ, मैं दवाइयाँ बदल दूंगी। धीरे धीरे आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। मैं वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी, इसका मतलब मेरी जेठानी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनको मारा गया था। तभी तो मेरी जेठानी हर रात मेरे सपनों में आती थी और मुझे इंसाफ की भीख मांगती थी। मेरी जेठानी की तड़पती हुई आत्मा को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं होश संभाला तो मैं समझ गई कि आज को आइसक्रीम खिलाकर मयंक मुझे भी मारना चाहते थे।
मैं जल्दी से किचन में जाकर पहले आइसक्रीम का डिब्बा छुपा दिया और फिर कमरे में आकर जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैं पापा को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मेरे पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। मेरे पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, मैं जल्द ही वहाँ पहुँचता हूँ। तब तक तुम पुलिस को जल्द फ़ोन करके बुला लो। मैं भी अपने पापा को घर की डायरी में से मेरी जेठानी के पापा का नंबर निकाल कर दिया और उनसे कहा कि उनको भी अपने साथ ले आएं। मेरी जेठानी के मायके में तो यही पता था कि उनकी बेटी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। पापा का फ़ोन रखते ही मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और सारी हकीकत बता दी और थोड़ी देर में पुलिस हमारे घर पर आ गई चुकी थी। उधर मयंक, जो बड़ी खुश थे, हाल में टहल रहा था, ये सोचकर कि आइसक्रीम खाकर अब तक तो मेरी मौत हो चुकी होगी। लेकिन पुलिस की नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और मयंक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सास और मयंक सफाइयाँ देते रहे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। मेरी जेठानी के माँ बाप ने मेरे ससुराल से उसकी बेटी कुछ यादों को समेटा और तब तक मैं अपना सामान पैक कर लिया और उस घर से हमेशा के लिए अपनी मम्मी पापा के घर आ गई। घर में जेठानी की 2 बड़ी तस्वीर थी, जिसमें से एक उनके माँ बाप ने ले गए थे और एक उनकी इजाज़त से मैं अपने साथ ले आई। आज उनकी तस्वीर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप को इंसाफ मिलने पर मुस्कुरा रही थी। मैं मयंक से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसमें मेरी मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया और मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके वकील बन चुकी थी। मेरे वकील बनने के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं मयंक जैसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकूं। मयंक और मेरी सास पैसों के दम पर
जेल से रिहा हो चुके थे और मेरी जेठानी का मायका गरीब परिवार अपने से उन्हें कोई अच्छा वकील भी नहीं मिल पा रहा था और यही वजह थी मेरी वकील बनने की, ताकि मैं मयंक और मेरी सास को सज़ा दिलाकर अपनी जेठानी माधुरी को न्याय दिला सकूं। अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं मयंक और मेरी सास के खिलाफ फिर से केस फाइल किया और इस बार जीत हमारे पक्ष में हुई। मेरी सास और मयंक को उम्र कैद की कड़ी सज़ा सुनाई गई और अब तो उन्हें पैसों के दम पर भी बेल कभी नहीं मिल सकती थी। आज कितने दिनों बाद फिर से मेरी जेठानी मेरे सपनों में आई और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल को एक सुकून सा मिला। उन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आज हकीकत में मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। जाते जाते वो मुझे आशीर्वाद भी देती गई कि तुम अपने जीवन में खूब प्रगति करो और भगवान तुम्हारे ज़िंदगी खुशियों से भर दे। उनका दिया हुआ आशीर्वाद सच हुआ और आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।